राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा नगरी मथुरा में। आज हम सुनेंगे कहानी चरित्रहीन, जिसके लेखक हैं हनीफ मदारी जी, जिसे आवाज़ दे रही हूँ मैं निधि सिंह। श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोले गति है। अर्थी शमशान पहुंच गई। पीछे एक लंबी भीड़ भी शमशान स्थल पर इकट्ठी होती जा रही थी। ये भीड़ मैडम की अंत्येष्टि में शामिल होने आई थी, मगर सब के सब जैसे किसी मजबूरीवश यहाँ चलकर आए हों। सबके चेहरों पर जल्दी दाह संस्कार निपटने की व्याकुलता भी स्पष्ट झलक रही थी, जबकि वे सब अपना अपना बिजनेस या सर्विस यहाँ खड़े रहकर भी कर रहे थे, मोबाइल के साथ या एक दूसरे के साथ मीटिंग में शेयर मार्केट या ज़मीनों के रेट जानकर। हाँ, मैडम के किसी परिवारीजन या किसी निकट संबंधी से सामना हो जाने पर उनके खिलते हुए चेहरे एकदम लटक जाते, जैसे किसी खास परिवारी की चिता जलने की तैयारी हो रही हो। एक पल में उनके चेहरे की रेखाएं ही नहीं, भाषा और शब्द भी बदल जाते। मेरी मुलाकात तो अभी पिछले संडे को हुई थी, तब तक एकदम ठीक थी। मैम के साथ चाय पी थी, देर रात तक बातें करती रही थी। एकदम ही सब कुछ हो गया। सुबह सुना तो मुझे एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कहते कहते शर्मा जी का तो गला भी भर आया था। बड़ी ही नेक और दिलखुश महिला थी। अंत में भरे गले से बस इतना ही बोले, यही शर्मा जी थे। जब पिछले हफ्ते मैडम ने उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की थी तो ऑफिस से बाहर आकर बड़े तैश में कह रहे थे, साली बड़ी जिद्दी है, जम की जात, लंबे समय तक इस कुर्सी पर तू ही नहीं रहेगी, एक न एक दिन तो जाएगी ही। परंतु अब एकदम से उन्हें देवी लग रही थी मैडम। जब भी ऑफिस से निकलती थी, पीठ थपथपाकर परिवार तक का हाल पूछती थी। बड़ी हिम्मत बढ़ जाती थी हमारी। ऐसा लगता था माँ का प्यार मिल रहा है। गुप्ता जी मुंह लटकाए जैसे अपनी माँ की चर्चा कर रहे हों, जबकि गुप्ता जी जानते हैं कि कल तक वे मैडम को आफत की पुड़िया कहते थे। पर कटी आफत की पुड़िया, गुप्ता जी के यह शब्द प्रचलित भी हो गए हैं। वर्मा जी तो फ़ोन पर एनटीपीसी का रेट पूछते पूछते एकदम से क्या कहने लगे, यार मैं यहाँ यमुना घाट पर हूँ। हाँ यार, वो हमारी मैडम आज सुबह एक्सपायर कर गई एकदम से, हार्ट अटैक। हाँ यार, परसों ही पूछ रही थी, वर्मा जी आपकी बेटी काफ़ी दिन से मिलने नहीं आई। मैंने कहा, हाँ मैडम, वह आजकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, परसों साथ ले आऊँगा। बोली, बड़ी अच्छी बच्ची है। लेकिन आज वर्मा जी ने जेब से रुमाल निकालकर आँखों में आए आंसुओं को सुखा लिया। वर्मा जी ने आए आंसू तब तक पहुँचे जब तक आश्वस्त नहीं हो गए कि मैडम के भाई ने उन्हें देख लिया है, और वे लाल आंखों से चिता के पास तक भी गए। वर्मा जी इतना तो जानते ही हैं कि आंसू तो आंसू होते हैं, खुशी में हो या गम में, उनका रंग और रूप नहीं बदलता। आंसुओं को खुशी या गम का सर्टिफिकेट तो बाहर का वातावरण देता है। खुशी के माहौल में आंसू आ जाएं तो खुशी के आंसू, और वातावरण गमगीन हो तो दुख के आंसू। तो वर्मा जी दुखी कैसे हो सकते हैं? वे तो जैसे दुआ मांगते रहते थे मैडम के मरने की। परसों भी तो कह रहे थे, जब तक यह बुढ़ी नहीं मरेगी मेरी बेटी शादी को राजी नहीं होगी। हरामखोर, राड, न जाने क्या उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी है उसे। खुद तो बुढ़ी हो गई है, ब्याह नहीं किया,
लड़कियों को और बिगाड़ रही है। ऊपर से कहती है बेटी को मिलवाना, न जाने कब मरेगी निकम्मी। और अब और तो और यह मैडम का चपरासी है दिलीप, जो यहाँ आने के बाद से 3 बार घड़ी देख चुका है और वह इतनी तेज आवाज़ में बड़बड़ा रहा है कि आसपास के लोगों के साथ 10 कदम दूर खड़ी मैडम की छोटी बहन आसानी से सुन ले। अब ऑफिस मुझे खाने को दौड़ेगा। मैडम को देखते ही एक जान सी आ जाती थी। यही दिलीप जो पिछले महीने मैडम को 1 हफ्ते तक बीमार रहने पर बड़ा खुश हो रहा था, यह जानकर कि आज भी मैडम नहीं आएंगी। बड़ा खुश होकर गुप्ता जी से कहता था, आज भी उस रांड का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, समझ लो आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। और जनेऊ को कान में लपेटता हुआ हाथ की कन्नी उंगली उठाकर आगे बढ़ जाता। फिर घंटों में वापस आता था। चिता की लपटें तेज होने लगीं। एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हुए, बगले झांकते हुए, एक एक कर लोग शमशान स्थल के गेट से ऐसे बाहर निकलने लगे मानो खुद की चिता को धोखा देकर बाहर निकल आए हों। बढ़ती लपटों के साथ साथ भीड़ कम होती गई। चिता से धुएं के रूप में उठती जलते शरीर की दुर्गंध हवा के साथ उस ब्रेंच पर भी पहुंचने लगी जहां मैडम के गांव से आए गणेशी और राम प्रकाश बैठे थे। सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। इंसान भी पानी के बबूले की तरह है, न जाने कब फूट जाए। गणेशी चिता को एक टक ताकता बड़बड़ाया था। उसे उम्मीद थी बगल में बैठे राम प्रकाश चाचा कुछ बोलेंगे, किंतु प्रकाश तो जैसे वहाँ बैठे रहकर भी वहाँ थे ही नहीं। गणेशी विचलित था। हवा से जो दुर्गंध जलती चिता से होकर उनकी ओर आ रही थी, उसने राम प्रकाश को झकझोर कर कहा, चाचा आओ उधर बैठेंगे, इधर ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। वास्तव में राम प्रकाश जैसे गहरी नींद से जागे थे। हाँ तू चल। गणेशी को लगा चाचा ने इतना कहने में पूरी ताकत लगाई है। गणेशी को इतनी भीड़ में मैडम के परिवार से भी ज़्यादा दुखी राम प्रकाश चाचा दिख रहे थे। लेकिन क्यों, यह सब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? गणेशी मैडम को अभी कितना जान पाया था, सिवाय इसके कि वे शांति शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य हैं और वह खुद उसमें बाबू है। अभी 6 महीने पहले ही तो उसकी नौकरी लगी थी। गणेशी तो शायद इतना भी नहीं जान पाता कि उसकी प्रिंसिपल उसके गांव अमापुर की, अगर पिछले महीने स्वर्गवासी रमेश काका का बड़ा बेटा दीपक स्कूल में ना आया होता, उसी ने बताया था कि दीदी यहाँ की प्रिंसिपल हैं। गणेशी ने चौंक कर पूछा था, सरला मैडम आपकी बहन है? हाँ, और तू? मैं तो यहाँ बाबू हूँ। दीपक गणेशी की पीठ थपथपाकर मैडम के कमरे में चला गया था। गणेशी के मन में भी आया था कि वह दीपक से पूछे कि मैडम को कभी गांव में नहीं देखा, मगर न जाने क्या सोचकर रह गया था। इसी धुनामुनी में गणेशी उठकर दूसरी तरफ घास पर जा बैठा। उसने राम प्रकाश चाचा पर नज़र डाली, जो अभी भी उसी मुद्रा में कहीं खोए हुए थे। उन्हें देखकर उसका दिमाग फिर चलने लगा। कहीं राम प्रकाश चाचा और मैडम का कोई चक्कर तो नहीं है? निश्चित ही कोई चक्कर है, क्योंकि शमशान स्थल पर बैठे बैठे इतना तो समझ ही गया था कि राम प्रकाश मैडम के परिवार में से कम नहीं है, क्योंकि मैडम के भाई या बहन राम प्रकाश को बस इतना जानते हैं कि वे उनके गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर हैं और गणेशी के पिता के दोस्त, इसलिए गणेशी उनसे चाचा कहता है। किंतु
इस सब से भी उसके दिमाग की हलचल शांत नहीं हो रही। दोनों के चक्कर वाली बात भी उसके गले नहीं उतर रही, क्योंकि राम प्रकाश चाचा तो शहर रहते हैं और गांव में तो बस पढ़ाने आते हैं। कभी कभार उसके घर आ जाते हैं, मगर मैडम को तो बचपन से अब तक 25 वर्ष की अपनी उम्र में गांव में या अपने शहर में देखा तक नहीं, ना ही कोई चर्चा ही सुनी। अतः वह थक गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ सका। आप भी सोच रहे हैं कि मैं आखिर किसकी और कैसी कथा सुना रही हूँ, तो असल बात यह है कि गणेशी की समझ में कुछ नहीं आने वाला। गणेशी का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था जब राम प्रकाश शहर के BSA कॉलेज में BA अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। रिटायर कर्नल के बेटे राम प्रकाश को मौके बेमौके कॉलेज की कई लड़कियां प्यार भरी निगाहों से टकटकी लगा लेती थीं। कोई उनकी संपन्नता की मुरीद थी, कोई उनकी वाक्पटुता की गुलाम, तो कोई उनकी शक्ल सूरत पर मरती थी। उन सबका राम प्रकाश को ताकने का नज़रिया भले ही अलग अलग था, किंतु पहले पहल तो सबकी नज़रों में उनके प्रति चाहत ही थी। राम प्रकाश उनकी चाहत से जानकर भी अनजान बने फिरते थे, इसलिए लड़कियां उन्हें पीठ पीछे गाली भी देती थीं। जो उनकी खीज होती उसे वे आपस में बातों के रूप में बांट भी लेती। यार लिली, यह आदमी है या पत्थर, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। फौजी बाप का बेटा है ना, कुछ तो गुण होंगे ही, दूसरों का सपाट जवाब होता था। लेकिन जाएगा कहाँ, किसी ना किसी पर तो मरेगा ही। तीसरी लड़की हल्के से लिली के गाल को नोच लेती और अगर राम प्रकाश को उधर आते देख लेती तो निरीह भारतीय स्त्री बनकर शर्मा जाती या शायद डरती भी थीं उनसे। राम प्रकाश की क्लास उन्हें जिद्दी और गुस्सैल कहती थी, तो लड़कियां उसे अकड़ू। आदमी चाहे जितना गुस्सैल, जिद्दी या अकड़ू हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंसान भी बसता है, एक कोमल इंसान जो शायद प्रेम के बिना भी नहीं रह सकता। यह अलग बात है कि प्यार को पनपने के लिए किसी खास जमीन, वातावरण या मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। यही एक ऐसा अंकुर है जो बिना बोए कहीं भी किसी के लिए भी फूट सकता है। ठीक इसी तरह राम प्रकाश के मन में भी BA प्रथम वर्ष की छात्रा सरला के लिए प्यार का अंकुर फूटा था, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी सरला के विषय में यह सब जानकारी करने की कि सरला पास के गांव अमापुर के रमेश ड्राइवर की बड़ी लड़की है। उन्होंने न जाने कहाँ से यह जानकारी भी कर ली थी कि सरला के घर वालों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। वह खुद सिलाई का काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है।